यकीन मानिए कि अगर आपने इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देख लिया, सारी चीज़ों को समझ लिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश में फ़ेल नहीं कर सकती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश काफ़ी वीक होती है, उनको डर लगता है, तो विशेष करके उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो रहने वाला है। यूनिट वाइज़ हम सभी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चन्स को कैसे-कैसे घुमा कर के पूछ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक नॉर्मल सा हम आपका टॉपिक ले लेते हैं, कम्युनिकेशन अर्थात संचार का टॉपिक ले लेते हैं। अब संचार से आपसे डेफिनिशन भी पूछा जा सकता है, उसको कैसे-कैसे घुमा करके पूछा जा सकता है कि हाँ, पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन बताइए, ठीक है? कम्युनिकेशन के लाभ क्या है, हानि क्या है? कैसे-कैसे एक टॉपिक से क्वेश्चन घुमा करके पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएँगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे और अगर आपको आपके काम की सबसे पहली बात बता दूँ कि अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का फ्री में नोट्स ई-बुक चाहिए और जितने भी ये क्वेश्चन्स आपको इंटरफेस पे दिख रहे हैं चैप्टर वाइज़, इनका सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएँगी। कैसे आपको इसको प्राप्त करना है वो थोड़ा-सा समझ लीजिए। आपको प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे वहाँ पे आप अपना रजिस्टर होकर के लॉगिन करेंगे, तो उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। वहाँ पे आपको ऑल कोर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसी वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही ऑल कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसी में देखिए कई सारे ऑप्शंस आपको एंट्रेंस वाले ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको नीचे की ओर आना है, सबसे नीचे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर न्यू 2025 ऑल ब्रांच का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपका पैड दिखाएगा, तो अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का फ्री में चाहिए, तो वहाँ पे पैड दिखाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। उसी पे क्लिक करना है, फिर आपके पास लाइव और कंटेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कंटेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस वगैरह देखने को मिल जाएँगे। उसी में आपको नोट्स ई-बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे उस पे क्लिक करेंगे, तो आपको सबसे ऊपर कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का देखने को मिल जाएगा, उस पे क्लिक करके और उसी में आपका ई-बुक भी है और उसमें थोड़े से आंसर वगैरह है वो अलग तरीके से है। जैसे कई सारे बच्चों को थोड़ा-सा कह लीजिए कि सिंपल भाषा में पढ़ना आसान लगता है, तो उसमें मैंने सिंपल सरल और आसान भाषा में सारी चीज़ों को मेंशन किया है। कई सारे बच्चे होते हैं जो आपका एक कहिए कि थोड़ा-सा हार्ड टाइप का डेफिनिशन होता है, उसका आंसर होता है, उसको भी वो रट लेते हैं। तो उसका जो इसका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा सारे सॉल्यूशंस वो आपके थोड़े से कहिए कि हालाँकि वो भी सिंपल ही हैं, थोड़े से ईज़ी-ईज़ी हैं लेकिन थोड़े से दूसरे लैंग्वेज में है, ठीक है? तो आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी सूटेबल लगे, उस हिसाब से क्या कर लेंगे, आप अपनी स्टडी वगैरह कर लेंगे। दोनों नोट्स ई-बुक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स के हैं, इसके भी आपको अलग से मिल जाएँगे, थोड़े-से इसमें डिटेल में रहेंगे और नोट्स ई-बुक है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन है और इसके अलावा आपको वीडियो लेक्चर्स भी जैसे मान लीजिए कि आपको नोटिस लिखना नहीं आता है, आपको रिज्यूम, सीवी राइटिंग लिखना नहीं आता है, तो छोटे-छोटे लेक्चर सिंपल, सरल और आसान भाषा में जिसको देख करके आप तुरंत समझ जाएँगे कि हाँ, ये है, इसको ऐसे लिखना है, इसका फॉर्मेट ऐसे है। ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश की सारी चीज़ें आपको फ्री में देखने को मिल जाएँगी, पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे। सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वीडियो को एक लाइक कर देंगे, जो भी स्टूडेंट नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि यहाँ से आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिल जाएँगे। अगर आपको एप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का चाहिए, तो आप यूट्यूब पे जाकर के बस इतना सर्च कीजिए कि एप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटेक्निक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2025 बाय पॉली वाला टेक्निक बस आपको लास्ट में लगा देना है, तभी आपको 2025 वाला नया वाला देखने को मिलेगा, नहीं तो आप पुराना वाला देख करके चले जाएँगे, आपका सिलेबस वगैरह चेंज हुआ है। इसी प्रकार से आपको एप्लाइड केमिस्ट्री का चाहिए, तो एप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटेक्निक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2025 बाय पॉली वाला टेक्निक। इसी प्रकार से आपको जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए, उस हिसाब से आपको क्या कर लेना है, इसी प्रकार से सर्च कर लेना है। लास्ट में बस आपको पॉली वाला टेक्निक लगा देना है, ठीक है? यूनिट वाइज़ हम चलते हैं, तो सबसे पहला आपका यूनिट क्या है? कम्युनिकेशन का ही है। तो इसमें देखिए सबसे पहले इस यूनिट से कैसे-कैसे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन का आपका डेफिनिशन याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन का आपका डेफिनिशन हो गया, कम्युनिकेशन के टाइप्स हो गए और कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो गया। इसके बाद से आपका बैरियर हो गया, ठीक है? ये 4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और चारों से आपके क्वेश्चन पूछे जाएँगे। कम्युनिकेशन का डेफिनिशन पूछा जाएगा। मान लीजिए कि डेफिनिशन नहीं पूछा जाता है, तो उसकी विशेषताएँ पूछ दिया जाएगा, उसका उद्देश्य पूछ दिया जाएगा, उसके लाभ या फिर हानि पूछ दिया जाएगा। ये तो कम्युनिकेशन का टॉपिक हो गया। टाइप्स से आपसे पूछा जाएगा। अब टाइप्स में कभी-कभी ऐसे पूछ देगा कि हाँ, आप केवल कभी-कभी डायरेक्टली पूछ देगा कि हाँ, जितने भी टाइप्स हैं, डिफाइन द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स पूछ देगा या फिर कभी-कभी उसका नाम लेकर के पूछ देगा कि ओरल कम्युनिकेशन को बताइए, रिटन कम्युनिकेशन को बताइए, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और कभी-कभी क्या करता है कि उसका भी उसके अंदर से भी पूछता है कि हाँ, चलिए आपने पढ़ लिया है, जैसे मान लीजिए कि आपको ओरल कम्युनिकेशन का डेफिनिशन मालूम है, तो पूछ देगा कि हाँ, ओरल कम्युनिकेशन का पर्पज़ क्या है? ओरल कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो ऐसे-ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं। तो मेन तो ऊपर-ऊपर कम से कम आपको इतना याद होना चाहिए कम्युनिकेशन का
डेफिनिशन, उसके टाइप्स, उसका प्रोसेस, जैसे सेंडर, रिसीवर, ये आपका एन्कोडिंग, डिकोडिंग चैनल, ये आपका प्रोसेस होता है। उसके बाद से आपको बैरियर्स के बारे में, बैरियर्स मतलब आपके संचार में बाधा या फिर रुकावट जब क्रिएट हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, बैरियर। जैसे अब मान लीजिए कि आप फ़ोन से बात कर रहे हैं घर पे अपनी मम्मी से, आपका नेटवर्क चला गया या फिर आपका फ़ोन खराब हो गया, तो आपका क्या हो गया, कम्युनिकेशन में बाधा क्रिएट हो गई, बैरियर क्रिएट हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, बैरियर कहते हैं। तो कम्युनिकेशन हो गया, उसका टाइप्स हो गया, उसका प्रोसेस हो गया, और काफ़ी सिंपल-सिंपल चीज़ें हैं। अगर आप लेक्चर वगैरह देखा होगा, मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड भी किया है, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का लगभग पूरा लेक्चर अपलोड है। सिंपल सरल और आसान भाषा में, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। अगर जिस बच्चे को ट्रांसलेशन आता है, थोड़ा बहुत बनाना जानता है, ट्रांसलेशन वो मतलब इंग्लिश थोड़ा बहुत लिख सकता है अपने हिसाब से, हिंदी में उसको मालूम है, तो उसके सामने तो कोई समस्या ही नहीं आने वाली है, वो ऐसे ही पास हो जाएगा। समझिए उसके सामने जैसे आपके पिताजी का नाम पूछ दिया गया, माताजी का नाम पूछ दिया गया, तो कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश उसके लिए वैसे ही है जैसे आपका माताजी का नाम एग्ज़ाम में पूछ दिया गया, पिताजी का नाम पूछ दिया गया, वैसे ही है, कोई समस्या उसके सामने नहीं आने वाली है। लेकिन जिन बच्चों को ट्रांसलेशन नहीं आता है, टेंस वगैरह नहीं आता है, बनाना नहीं आता है हिंदी से इंग्लिश में, उनके सामने काफ़ी समस्याएँ आने वाली हैं, उनको थोड़ी चीज़ों को रटना पड़ता है, ठीक है? तो आप ट्रांसलेशन वगैरह सीख लेंगे, हालाँकि थोड़ा बहुत तो सभी बच्चों को आता ही आता होगा, ठीक है? तो यहाँ पे पहले चैप्टर के आप सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें समझ गए। अब कैसे-कैसे, किस-किस फॉर्म में पूछा जा सकता है, ये थोड़ा-सा देख लीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार का उद्देश्य क्या है? भाई, आप मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि आप पॉलिटेक्निक क्यों कर रहे हैं? आपका उद्देश्य क्या है? तो आप यही 2 चीज़ें कह सकते हैं। एक तो कहेंगे कि हाँ, घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, तो मैंने सोचा कि पॉलिटेक्निक जल्दी-जल्दी करके और आगे इसमें स्कोप भी अच्छा खासा है, अच्छी खासी नौकरी देखने को मिल जाएगी, या फिर हमें इस सेक्टर में जाना था, जेईई बनना था, इंजीनियर बनना था, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि हाँ, हम आगे चल के देश के लिए काम करना चाहते थे, तो हमने सोचा कि हम इंजीनियर बनेंगे, आगे देश के लिए काम करेंगे। तो आपका यही पर्पज़ होगा। तो इसी प्रकार से कम्युनिकेशन का पर्पज़ क्या है? फिर दूसरा देखिए, राइट द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान देंगे, फॉर्म्स की बात हो रही है, तो फॉर्म्स और टाइप्स आपका एक ही होता है। अगर आपसे कह दें राइट द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब जो बच्चा नहीं देखा है, सपोज़ कीजिए कि उस बच्चे ने कभी क्वेश्चन को राइट द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी फॉर्म्स के टॉपिक्स को नहीं देखा है, और उससे पूछ दिया गया राइट द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो वो टेंशन में पड़ जाएगा। भाई, हमने तो प्रोसेस पढ़ा था, टाइप्स पढ़ा था, ठीक है? एडवांटेज, डिसएडवांटेज सारी चीज़ों को पढ़ा था। ये फॉर्म्स कहाँ से आ गया है? तो फॉर्म्स मतलब क्या हो गया? टाइप्स हो गया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ब्रीफली एक्सप्लेन, ठीक है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स है, और फॉर्म्स कहिए या फिर टाइप्स कहिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है? ये आपसे एग्ज़ाम में देगा ही देगा। अब जिस भी फॉर्म में दे, जिस भी फॉर्म से मतलब है, मान लीजिए कि आपका ऐसे दे दिया कि डिफाइन ओरल कम्युनिकेशन एंड राइट्स इट्स एडवांटेजेस, यानी कि मौखिक संचार को लिखिए और इसके क्या लाभ है या फिर हानि है वो बताइए। तो इसके अंदर के टॉपिक्स को, अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपको याद है कि हाँ, कहिए कि इसके प्रकार ये हैं, इसका डेफिनिशन ये है, तो अंदर से भी अगर आपसे पूछता है तो आप कहिए कि उसका सॉल्यूशन वगैरह कर लेंगे, अर्थात उसको आप लिख लेंगे। लेकिन अगर आपको याद ही नहीं है, तब तो आपके सामने समस्या आ जाएगी। चलिए मैं आपको यहाँ पे आपको टाइप्स वगैरह बता देता हूँ। अगर आपसे फॉर्म्स पूछे या फिर टाइप्स पूछे, इन दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है, ठीक है? तो सिंपल सरल और आसान भाषा में पूरा मैं आपको डिटेल में ही बता दे रहा हूँ। यहाँ आप देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार के प्रकार, तो आपका इसका जो वर्गीकरण होता है वो कई प्रकार से होता है। अगर आप इस तरीके से एग्ज़ाम में लिखते हैं, तो एग्ज़ामिनर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कहिए कि इंप्रेशन जाएगा, अच्छा उसको अच्छा लगेगा कि हाँ, बच्चे ने सही तरीके से कैटेगरीज़ करके सारी चीज़ों को मेंशन किया है, तो आपको अच्छे खासे नंबर देगा। अदरवाइज़ आप ऐसे भी लिखना चाहते हैं, मान लीजिए आपसे पूछ दिया एग्ज़ाम में, हाँ, डिफाइन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप ऐसे डिफाइन कर दीजिए, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है? जो भी आपको जितना याद हो उतना लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप कैटेगरी वाइज़ डिवाइड करके लिखते हैं तो उसको और अच्छा लगेगा। तो देखिए, बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पज़, यानी कि स्टाइल और पर्पज़ के आधार पे कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? आपका 2 हो जाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है? वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें आपका आता है ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इस प्रकार का संचार, मतलब उस प्रकार का कम्युनिकेशन जिसमें हम बोल करके या फिर लिख करके संचार करते हैं। क्या करते हैं? बोल करके या फिर लिख करके हम जब संचार करते हैं, तो वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन आता है। नॉन वर्बल की बात करें तो जिसमें हम बोल या फिर लिख नहीं सकते हैं, उसमें जो चीज़ें आती हैं वो आपका नॉन वर्बल होता है। जैसे इशारे-इशारे में, जैसे मान लीजिए कि कोई गूंगा व्यक्ति है, ठीक है? इशारे-इशारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है? इस प्रकार से विज़ुअल, यानी कि दृश्य दिखा करके, फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ें, चित्र वगैरह दिखा करके बात कर रहे हैं। तो ये आपका क्या होता है? जिसमें लिख करके और बोल करके बात ना किया जाता हो, वो आपका क्या होता है? नॉन वर्बल होता है, जिसमें आपका जेस्चर कम्युनिकेशन आता है, विज़ुअल कम्युनिकेशन आता है। ये चीज़ आप समझ गए। फिर दूसरा आपके इसमें क्या है? दूसरा आपको दिख रहा होगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल के आधार पे अब इनका वर्गीकरण होता है। तो इसमें सबसे पहला है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, फिर है इंटरपर्सनल, फिर ग्रुप कम्युनिकेशन, फिर पब्लिक कम्युनिकेशन, फिर मास कम्युनिकेशन। तो इंट्रापर्सनल मतलब होता है जब आप खुद से बात करते हैं, जैसे आपको कॉलेज में कोई काम मिल गया, आप खुद अंदर सोच रहे हैं कि पता नहीं ये तो काफ़ी कठिन मिल गया है, पता नहीं मैं कर पाऊँगा या फिर नहीं करूँगा तो कल मार पड़ेगी। तो आप जब स्वयं से बातचीत करते हैं तो वो आपका क्या होता है? इंट्रापर्सनल होता है। इंटरपर्सनल मतलब मान लीजिए कि आप पर्सन ए हो गए, क्या हो गए? आप पर्सन ए हो गए
और जब आप पर्सन 20 से कहिए कि अकेले इंडिविजुअली बात करते हो, तो वो आपका क्या होता है, इंटरपर्सनल होता है। ये चीज़ आप समझ गए। ग्रुप कम्युनिकेशन, जब आप ग्रुप में कहिए कि कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ग्रुप कम्युनिकेशन। पब्लिक यानी कि जब पब्लिक से आप कहिए कि बात करते हैं, पब्लिक यानी कि कई ज़्यादा लोग हैं, उनके बीच में आप कम्युनिकेट करते हैं, संचार वगैरह करते हैं, तो आपका ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। मास मतलब होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो जब आप बहुत ज़्यादा कहिए कि एक ही साथ बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कहिए कि कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, संचार करते हैं, तो आपका क्या होता है, मास कम्युनिकेशन कहलाता है। तीसरा इसमें क्या है देखिए, बेस्ड ऑन डायरेक्शन, ठीक है? बेस्ड ऑन डायरेक्शन की बात करें, तो इसमें आता है एक आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल या फिर जिसे ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। एक आपका आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। जैसे नाम से ही सब आपको मालूम है, जैसे अगर आप घर की बात करें, घर पे संचार कैसे करते हैं? किसी से दोस्त से बात करना है, पड़ोसी से बात करना है, तो जैसे-तैसे बोल देते हैं। लेकिन फॉर्मल की बात करें या फिर ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात करें, तो उसका एक सटीक वे होता है, सटीक तरीका होता है। जैसे आप स्कूल में जाते होंगे या फिर किसी संस्था में जाते होंगे या फिर किसी कंपनी में मान लीजिए जाते होंगे, तो हेलो सर, हाय सर, या फिर अपने हिसाब से, मतलब उसका एक लैंग्वेज होता होगा। ऐसा नहीं कि यार ये करो, वो करो। वहाँ का एक सटीक लैंग्वेज होता है, वहाँ का एक तरीके से रूटीन कह लीजिए कि बोलने का सही तरीका, लहज़ा होता है। तो उस तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है, उसको क्या कहते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन, अर्थात जिसे ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और इसमें आपके अपवार्ड, डाउनवार्ड कम्युनिकेशन होते हैं। एक आपका होता है अपवार्ड कम्युनिकेशन, एक आपका होता है डाउनवार्ड कम्युनिकेशन, एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जिसे हम लेटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, और एक आपका होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, जिसे हम क्रॉसवाइज़ या फिर डायगोनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ठीक है? तो ये आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स हो गए। एक आपका होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इनफॉर्मल में होता है आपका सिंगल चैन, जैसे आप इंडिविजुअली बात कर रहे हैं किसी से, तो आपका क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल में सिंगल चैन हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका गॉसिप, जैसे महिलाएँ ग्रुप में बैठ करके गॉसिप्स वगैरह करती रहती हैं, तो आपका गॉसिप्स कम्युनिकेशन हो जाएगा। एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी चैन, यानी कि कई तरीके से, कई लोगों के साथ एक तरीके से ए ने कहिए कि बी से संचार किया, और बी ने क्या किया, सी, डी, ई ऐसे सबसे संचार किया। इस तरीके से ये आपका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी चेन कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है, ये वाला थोड़ा पूछा जाता है, ये वाला पार्ट, ठीक है? ये वाला आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए, बेस्ड ऑन मीडियम, माध्यम और चैनल के आधार पे जो वर्गीकरण होता है, उसमें आपके 3 प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई मीडियम हो गया, किस मीडियम से, किस माध्यम से आप संचार करना चाहते हैं, तो उसके आधार पे एक होता है आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन, यानी कि कोई हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है, हम फेस टू फेस जाकर के बात कर लेंगे। एक होता है आपका डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, हम क्या करेंगे, मोबाइल उठाएँगे या फिर कहिए कि लैपटॉप उठाएँगे, उस पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बात करेंगे, या फिर मोबाइल से कहिए कि चैट करेंगे, ईमेल करेंगे। एक होता है आपका डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे कम्युनिकेशन कहते हैं। एक होता है आपका रिटन या फिर प्रिंट कम्युनिकेशन, जिसे कहिए कि आप लिख करके किसी को भेज रहे हैं या फिर प्रिंट करके भेज रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपके इसमें भी आ जाती है। किसमें आ जाती हैं? इसमें भी आ जाते हैं, जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें भी आ जाते हैं। भाई ज़ाहिर-सी बात है, आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करेंगे, तो फेस टू फेस आप क्या करेंगे? बोल करके कम्युनिकेशन वगैरह करेंगे, तो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन में ये भी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अगर आप कैटेगरी इसके अकॉर्डिंग कहिए कि डिवाइड करेंगे, वर्गीकरण करते हैं, तो आपका ये अलग आता है, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है? अगर आपसे वर्बल कम्युनिकेशन पूछा जाता है, तो उसमें आप ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिटन प्रिंटेड है भी, तो इसमें ये सारी चीज़ आपकी वर्बल कम्युनिकेशन में ही आती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कैटेगरी वाइज़ चैनल के अकॉर्डिंग अगर वर्गीकरण इसका करें, तो ये आपका अलग आता है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को आप समझ गए। अब यहाँ पे थोड़ा-सा देख लीजिए कि अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते किसे हैं? तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात करें, तो जैसे मान लीजिए कि आप कोई अधिकारी हो गए और आपके नीचे का कोई अधिकारी है, आप उसको निर्देश दे रहे हैं, उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हाँ, ये काम करो, कोई ऑर्डर दे रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। देखिए, फ्लो क्या होता है? फ्रॉम सुपरवाइजर टू सबऑर्डिनेट्स, टॉप टू बॉटम। यहाँ पे आपको याद रखना है, टॉप से यानी कि ऊपर वाले अधिकारी से क्या होता है? नीचे आप जब वार्तालाप करते हैं, संचार करते हैं, तो आपका क्या होता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। पर्पज़ क्या है? तो देखिए, टू गिव ऑर्डर्स, असाइन टास्क, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिसीज़ एंड गिव फीडबैक, ये आपका क्या होता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स के लिए, ठीक है? फिर आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? तो इसी का उल्टा करिए, ये आपका टॉप टू डाउन है, यानी कि कह लीजिए कि ऊपर वाला अधिकारी नीचे वाले अधिकारी को क्या करता है? निर्देश देता है, उसको ऑर्डर देता है। इसी प्रकार से जब कोई नीचे वाला व्यक्ति हो गया, वो ऊपर वाले अधिकारी या फिर व्यक्ति के साथ संचार करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? अपवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्लो क्या होता है? बॉटम यानी कि नीचे से ऊपर, बॉटम टू टॉप। पर्पज़ क्या होता है? टू प्रोवाइड फीडबैक। जैसे मान लीजिए कि किसी अधिकारी ने कोई आपको काम दिया कि हाँ, ये काम करो, ठीक है? आपने उस काम को कर लिया, अब उसको आप फीडबैक देंगे कि हाँ सर, काम कंप्लीट हो गया है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। चीज़ों को आप समझ गए। फिर आगे चलते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड आप समझ गए। इसके बाद से आपका क्या है? यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जिसे लेटरल कम्युनिकेशन कहते हैं, और वर्टिकल कम्युनिकेशन, जिसे क्रॉस वाइज़ कम्युनिकेशन या फिर डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका भी थोड़ा-सा देख लीजिए, तो इसमें कुछ है नहीं।
हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या फिर लेटरल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है देखिए, बिटवीन इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट एट द सेम हायरार्चिकल लेवल। इसमें क्या होता है, श्रेणीबद्ध रूप से आप बिटवीन इंडिविजुअल्स हो या फिर कोई कोई डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट में मान लीजिए कि आपका कोई सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, वो क्या करेगा किसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अपने लेवल के ही डिपार्टमेंट में क्या करेगा, श्रेणीबद्ध तरीके से उनसे संचार करेगा, तो वो क्या हो जाता है आपका हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल कम्युनिकेशन होता है। देखिए पर्पज क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टू कोऑर्डिनेट टास्क, सॉल्व प्रॉब्लम्स, शेयर इन्फॉर्मेशन एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। एग्जांपल्स में देखिए, ए मीटिंग बिटवीन द मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट टू अलाइन ऑन ए कैंपेन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मतलब सीधा शब्द में समझिए कि एक इंडिविजुअल हो गया या फिर कोई डिपार्टमेंट ले लीजिए, वो सेम तरीके से अपने लेवल के डिपार्टमेंट में जब कली के संचार वगैरह करते हैं तो आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर उसके बाद से आपका आता है यहाँ पे डायग्नोस या फिर कलिए कि क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, जिसे वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है देखिए, बिटवीन इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्ची। इसमें क्या होता है कि आप इंडिविजुअल हो या फिर आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, तो डिफरेंट प्रकार के कलिए डिफरेंट डिपार्टमेंट से जब संचार वगैरह करते हैं किसी काम के लिए, तो उसमें क्या होता है आपका, वो क्या होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, जिसे डायगोनल या फिर क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन कहते हैं। देखिए पर्पज क्या है, टू इनकरेज इनोवेशन, स्पीड अप प्रोसेसेस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स क्विकली थ्रू डायरेक्ट कोलैबोरेशन। एग्जांपल है, a junior software engineer from the IT department directly communicating with his senior manager from finance to resolve a software issue। आई होप कि आप इन सारी चीजों को समझ गए। जितने भी टाइप्स है अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है तो नॉर्मली आप लिख देंगे, और इसी तरीके से आपको जो मैंने आपको आंसर प्रोवाइड किया है इसी तरीके से सिंपल और सरल भाषा में प्रोवाइड किया है। ठीक है, वर्बल, नॉन वर्बल, और इसकी आपको डेफिनेशन तो आपने चलिए पढ़ लिया, चीजों को समझ लिया, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज, इनका पर्पज क्या है, ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आंसर मैं इसको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। टाइप्स आपने देख लिया, फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, डिफाइन कम्युनिकेशन, राइट 5 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि संचार क्या है, इसके 5 क्या लिखना है, लाभ और हानि को लिखना है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। मैंने आपको बताया है कि प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, और प्रोसेस ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर प्रोसेस कभी कभी पूरा नहीं पूछता है तो डायरेक्टली आपसे सेंडर सेंडर या फिर रिसीवर या फिर इनकोडिंग डिकोडिंग या फिर उसके डिफरेंस के बारे में जरूर पूछा जा सकता है। अभी नीचे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राइट द डिफरेंस बिटवीन इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओरल एंड रिटेल कम्युनिकेशन। ये उस वही सारी चीजें हैं जो आपने टाइप्स पढ़ा है, लेकिन उसके अंदर की चीजें हैं कि कैसे कैसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन वगैरह पूछा जा सकता है। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसका डिफिनेशन आपको लिखना है। व्हाट इज बैरियर, बैरियर मैंने आपको बताया, और इसके टाइप्स कितने होते हैं। बैरियर आपका इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई बैरियर आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, डायरेक्ट बैरियर पूछा जाए या फिर उसके टाइप्स वगैरह पूछे जाए। बैरियर मतलब क्या होता है, संचार में बाधा या फिर रुकावट। जैसे मान लीजिए कि आप अभी मैंने आप एग्जांपल के लिए बताया कि आप फोन से कर रहे हैं, आपका नेटवर्क चला गया या फिर आपका मोबाइल खराब हो गया, तो आपका संचार में आपके संचार में क्या होगी, बाधा क्रिएट हो गई, तो आपका क्या हो जाएगा, बैरियर हो जाएगा। बैरियर मतलब ही होता है उसका बाधा या फिर संचार में रुकावट पैदा होना या फिर बाधा आना। ठीक है, फिर देखिए हाउ कैन वी फिक्स बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। अब बैरियर तो मान लीजिए कम्युनिकेशन में आपका रुकावट तो पैदा हो गई, अब उसको आप दूर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। राइट द मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, और जैसे बन जाए, जैसे आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में पूछ ले, ईमेल के बारे में पूछ ले। इसमें क्या होता है कि जितने आपके टूल्स है जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं ऑनलाइन तरीके से, इंटरनेट हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, मोबाइल फोन हो गया, टेलीफोन हो गया, ईमेल हो गया, उसके बारे में आपसे पूछता है। तो कभी कभी नाम लेके पूछ देता है, कभी कभी डायरेक्ट कहेगा कि हाँ आप लिखिए, कोई मॉडर्न टूल के नाम वगैरह लिखिए, उसके बारे में बताइए हमें कि हाँ ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट हो गया। और कुछ क्वेश्चन है इसमें, देखिए जैसे घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। व्हाट इज मास कम्युनिकेशन, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, ऊपर आपने देखा होगा टाइप्स में, व्हाट इज मास कम्युनिकेशन। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन, व्हाट इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अभी मैंने आपको ऊपर सारी चीजों को बताया। डिफाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ये भी काफी सिंपल है, इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ जेस्चर कम्युनिकेशन, जेस्चर कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, जिसमें आप इशारे इशारे में बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप गूंगे हैं, ठीक है, सामने वाला भी गूंगा है, बहरा है, तो आप उसको क्या करेंगे, हाथ के मूवमेंट से, इशारे से, या फिर कहिए कि फेस के इशारे से। जैसे मान लीजिए कि आपको क्रोधित होना है तो खूब मुंह लाल कर लेंगे इस तरीके से। तो यही आपका क्या होता है, जेस्चर कम्युनिकेशन। अब जेस्चर कम्युनिकेशन के ड्रॉबैक्स क्या क्या है, कमियां क्या क्या है, वो आपको बताना है। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस टू फेस एंड जेस्चर कम्युनिकेशन, जेस्चर कम्युनिकेशन और फेस टू फेस कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है। मेन डिफरेंस यही है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन में आप बोल करके भी संचार वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जेस्चर कम्युनिकेशन में आप बोल करके या फिर कहिए कि आप बोल नहीं सकते, उसमें स्पीकिंग आपका नहीं होता है। जेस्चर में यही होता है कि हाँ, इशारे-इशारे में आपको बॉडी के पार्ट्स को मूव करके कहिए कि आपको संचार वगैरह कंप्लीट करना होता है।
फिर डिस्क्राइब सम इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर व्हाट इज द नीड ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर डेली लाइफ, कम्युनिकेशन संचार की आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में क्यों पड़ती है, उसकी आवश्यकता क्या है। फिर हाउ कैन ए डम्ब पर्सन कम्युनिकेट टू ए ब्लाइंड पर्सन, एक्सप्लेन, यानी कि एक गूंगा व्यक्ति एक अंधे व्यक्ति से कैसे संचार कर सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर देखिए डिफाइन फैक्स, टेलीफोन, ईमेल, जीमेल, रेडियो, इंटरनेट। फिर व्हाट इज द इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का सबसे इफेक्टिव मेथड कहिए कि इफेक्टिव तरीका क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये चीज़ आप समझ गए, ये यूनिट नंबर आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। यूनिट नंबर सेकंड में चलते हैं, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, तो ये आपसे मेन में आपको सबसे पहले उसका सारांश पूरा बता दूं कि आपसे पूछा जाएगा हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल क्या है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, फिर उसके बाद से इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, और हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, और इसको हम विभिन्न कल्चर्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतने टॉपिक्स आपके पूछे जाएंगे। अब कैसे-कैसे घुमा के पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन के तरीके से हम क्वेश्चन पूछने के तरीके को देखते हैं। तो पहला है व्हाट आर दी 4 सीएस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, काफ़ी ईज़ी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। पिछली बार ये क्वेश्चन आपका आया भी था। डिफाइन हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल विथ एग्जांपल्स। What is the basic difference between hard skills and soft skills in communication? What are the keys soft skills in communication? What are the key hard skills in communication? How is the importance of these skills changing in the modern workplace? Which is more important for career success, hard skills or soft skills? हाउ कैन यू इम्प्रूव योर सॉफ्ट स्किल्स, यानी कि आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हाउ कैन यू इम्प्रूव योर हार्ड स्किल्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, इसका महत्व क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व दोनों का जरूर पूछेगा। हो सकता है कि इस बार यही आपका क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, फिर देखिए राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। व्हाट डज applying soft skills across cultures means, देखिए what is a practical step by step approach for any cross cultural interaction। इसमें जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं ये आपके कई तरीके से घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। ये आपका यूनिट नंबर सेकंड हो गया। अब चलिए थर्ड यूनिट की ओर चलते हैं। थर्ड यूनिट में आपके 4 चैप्टर है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियन, फिर आपका लीडरशिप एंड सुपरविजन, फिर आपका सर सीवी रमन जी के बारे में है, और द रोमांस ऑफ रीडिंग है। तो एक एक करके हम देखते हैं आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये है क्या, उसका मेन तो डिफिनेशन आपको पढ़ना ही है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियन से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे टेक्नीशियन का क्या मतलब है, डेवलपमेंट का यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ देखिए वाई इज दी प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टेक्नीशियन इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट टेक्नीशियन के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी कि कहिए कि व्यावसायिक जो विकास है वो क्यों जरूरी है, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ती है, वो क्यों उसका उसका महत्व क्या है, एक तरीके से उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। फिर व्हाट इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर ए टेक्नीशियन, यानी कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है टेक्नीशियन के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए टेक्नीशियन एंड ए प्रोफेशनल टेक्नीशियन। ठीक है, टेक्नीशियन और प्रोफेशनल टेक्नीशियन में अंतर क्या होता है। What are the keys area for a technician development? How can a technician create a personal development plan? How do you mean by professional development? How can you become a good technician? And what is the role of technician in engineering field? इतने क्वेश्चंस आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियन वाले चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद से यूनिट नंबर थर्ड में आपका लीडरशिप एंड सुपरविजन हो गया। तो देखिए डिफाइन लीडरशिप, व्हाई लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट। फिर देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सुपरविजन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड ए मैनेजर, what are the keys of leadership, what are the most important skills for a leader, how does a leader build trust, as a leader how do you motivate an underperforming team, as a leader how do you handle a conflict between two team members, how can someone develop their leadership skill without a formal title, how what is the quality of leadership, what are the keys responsibilities of a supervisor, फिर व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्किल, यानी कि लीडरशिप। ये चीजों को आप समझ रहे हैं ना, बड़ी सिंपल सिंपल करिए, सरल भाषा में मैंने क्वेश्चंस वगैरह बनाए हैं जो आपके एग्जाम में घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। हालांकि पढ़ना तो आपको मेन चीज ही है कि लीडरशिप क्या होता है, सुपरविजन क्या होता है, लीडरशिप को कैसे अच्छा किया जा सकता है, लीडरशिप में कौन कौन सी क्वालिटी, अगर आप एक लीडर हैं तो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी वगैरह होनी चाहिए, बस यही सारी चीजें हैं। लेकिन क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा के पूछा जाता है, तो ये अगर आप चीज देखे रहेंगे और पढ़े रहेंगे नोट्स वगैरह से, तो आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी एग्जाम में। ठीक है, फिर तीसरे में देखिए, तीसरा जो आपका है आपका द रोमांस ऑफ रीडिंग, इससे कैसे-कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोमांस ऑफ रीडिंग, यानी कि रोमांस ऑफ रीडिंग से क्या समझते हैं। व्हाई रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड लर्निंग, द टर्म रोमांस इन द रोमांस ऑफ रीडिंग व्हाट डू यू रिलेट, यानी कि द रोमांस ऑफ रीडिंग में जो रोमांस शब्द है उससे आप क्या समझते हैं। राइट 5 एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग, व्हाट आर द 5 पॉइंट्स ऑफ रीडिंग, what are the 4 types of reading, how can students develop the habit of reading,
इन द रोमांस ऑफ रीडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोमांस, भाई द रोमांस ऑफ रीडिंग में रोमांस का क्या मतलब है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग कम्प्रिहेंशन से आप क्या समझते हैं। चीजों को आप समझ रहे हैं ना, इंग्लिश में है लेकिन ऐसा नहीं है मैं जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ, आपको आप इतना तो आता ही होगा कहाँ आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ पा रहे होंगे, ठीक है। वही आपका जो लास्ट वाला चैप्टर है सर सीवी रमन जी के बारे में, तो उससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु इज सर सीवी रमन एंड वाई ही इज ही फेमस, यानी कि सर सीवी रमन जी कौन थे, वो फेमस क्यों थे। वाई इज February 28 ए साइंस डे। हु इज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन ए नोबेल प्राइज। व्हाट इज द रमन इफेक्ट स्टोरी। व्हाट आर सम फेमस कोट्स बाय सीवी रमन। फिर व्हाट इज द फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ सर सीवी रमन जी। डिस्क्राइब द क्लासिक एनालॉजी फॉर द रमन इफेक्ट। वाई वाज द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट सो सिग्निफिकेंट। फिर देखिए व्हाट इंस्पिरेशन वुड यू लाइक टू टेक फ्रॉम सर सीवी रमन, यानी कि सर सीवी रमन जी से आप क्या प्रेरणा लेना चाहते हैं, इनसे क्या सीख आप लेना चाहते हैं। फिर देखिए यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यूनिट नंबर 3 तक तो समझ गए कि आपका क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के पूछा जाता है। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो इसमें आपके सभी से क्वेश्चन ऑलमोस्ट बनते हैं। सीवी राइटिंग हो गया, कवरिंग लेटर हो गया, रिज्यूम हो गया, फिर आपका प्रेसाइज राइटिंग हो गया, ऑफिशियल लेटर हो गया, मेमो हो गया, सर्कुलर हो गया, ऑफिस ऑर्डर हो गया, एजेंडा हो गया, मिनट्स ऑफ मीटिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, ईमेल ड्राफ्टिंग हो गया। इन सबके आपको डिफिनीशन मालूम होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सबके डिफिनीशन मालूम होना चाहिए। इसके यूज क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसके करके इसका इसका महत्व क्या है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, ये आपको, जैसे मान लीजिए कि आप सीवी के बारे में बात करें तो सीवी क्या होता है, इसका डिफिनीशन आपको याद करना है। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, तो सीवी का यूज जनरली अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, जैसे ही आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको सीवी की जरूरत पड़ने लगेगी। जैसे आप कंपनी में अप्लाई करते हैं तो आपका सीवी में पूरा बायोडेटा रहता है कि आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एड्रेस क्या है, मतलब सारे डिटेल्स आपके रहते हैं। वो कंपनी में आप भेजेंगे कि हाँ मैं मैकेनिकल का छात्र हूँ, सिविल का छात्र हूँ, अभी मेरा मतलब पास आउट होने वाला है, वहाँ पे अपेयरिंग का भी ऑप्शन आता है। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा बायोडेटा बना करके सीवी में क्या करना होता है, कंपनी को भेजना होता है। तो सीवी क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी मतलब इसका नीड क्या है, इसका यूज क्या है, कहाँ पे उपयोग होता है, सबके इसी प्रकार से सबको आपको देखना है, ठीक है। और सबसे जो कहिए कि लास्ट में मेन है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, राइटिंग टेक्निक क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है रिपोर्ट राइटिंग, अब रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है और इसका तरीका क्या होता है। तो छोटे छोटे सिंपल सिंपल लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किया है और ये सारी चीजें फ्री में है। तो आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से जाकर के उसको वीडियो लेक्चर्स वाले ऑप्शन से क्या कर लेना है, देख लेना है। बड़े ही सिंपल सिंपल तरीके से एक बार अगर आप इन सारे टॉपिक्स को देख लेते हैं तो उसके बाद से कभी भी आपको कोई टॉपिक्स के लिए इससे संबंधित कोई लेक्चर वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंपल सरल और आसान भाषा में मैंने आपको सारी चीजों को बताया है, सारी चीजों को समझाया है और इसका फॉर्मेट आपको एग्जाम में कैसे लिखना होता है, राइटिंग टेक्निक क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, वो भी सारी चीजें मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसमें आपके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं सभी इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 5 में जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है, उसका डेफिनेशन और एग्जांपल आपको देख लेना है। सिंपल है, बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। डिफाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच विथ एग्जांपल्स, यहाँ पे देखिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यहाँ तक आपसे पूछता है। और यहाँ तक प्रीपोजिशन कंजक्शन वाले में इसमें क्या करता है, फिल इन द ब्लैंक दे देता है, कहता है कि हाँ इसमें सुटेबल प्रीपोजिशन कौन सा है उसको भरिए। आपने देखा होगा लेक्चर वगैरह को तो आपको मालूम होगा। तो इसमें बड़े सिंपल सिंपल चीजें पूछी जाती हैं। प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन वगैरह में हालांकि ज्यादातर आपसे प्रीपोजिशन और कंजक्शन पूछता है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, कि दे देगा सेंटेंस वगैरह, कहेगा इसमें कौन सा प्रीपोजिशन रहेगा, कौन सा कंजक्शन रहेगा, वो आपको फिलअप करना होता है। और इन पांचों से संबंधित आपसे डिफिनेशन पूछे जाते हैं। इसके डिफिनेशन नहीं पूछे जाते हैं, इसके पूछे जा सकते हैं, इसके टाइप्स भी पूछे जाते हैं। जैसे आप नाउन हो गया तो प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया तो आपसे पूछ देगा कि हाँ कॉमन नाउन को डिफाइन कीजिए एग्जांपल के साथ, प्रॉपर नाउन को डिफाइन कीजिए एग्जांपल के साथ। इसी प्रकार से जितने भी यहाँ पे पांचों टॉपिक्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इनके डिफिनेशन, इनके टाइप्स, उनके डिफिनेशन और एग्जांपल्स आपको पढ़ लेना। ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फिर टेंस में आपसे ऐसे पूछ देता है, कोई आपका ट्रांसलेशन वगैरह दे देगा, कह देगा इसको इंटीग्रेटिव फॉर्म में करिए, कन्वर्ट कीजिए नेगेटिव में, या फिर इसको क्वेश्चन फ्रेम कीजिए। कई तरीके से पूछा जाता है, मैंने आपको प्रैक्टिस कराया भी था। इसका भी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, काफी सिंपल होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। फिर आपका पंक्चुएशन वगैरह होता है, ये आपसे देगा ही देगा 2-3 नंबर में। आपका कोई भी ऐसे जैसे मान लीजिए कि आपका सेंटेंस दे दिया राम इज ए बॉय, ठीक है। अब इसमें कहेगा आपका नॉर्मली ऐसे कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, ठीक है, आपका दे देगा, आप कहेगा इसको पंक्चुएट कीजिए। तो पंक्चुएट का मतलब क्या होता है, कहाँ कैपिटल लेटर रहेगा, कहाँ स्मॉल लेटर रहेगा, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, कहाँ कॉमा रहेगा, कहाँ आपका फुल स्टॉप रहेगा, यही सारी चीजें। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जैसे राम इज
ए, बॉय लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई मार्क वाला रहता, प्रश्नवाचक वाला रहता, कोई क्वेश्चन पूछा जाता, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में आपका रह जाता। यही बस आपको पंक्चुएशन में यही बस आपको देखना होता है। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि जिसके माता-पिता ना हो, ऑर्फन यानी कि अनाथ हो गए। इस प्रकार से आपके इसमें बहुत रेयर केस में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका भी मैं आपको पूरा पीडीएफ में दे दूँगा, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेंगे। फिर आइडियम्स एंड फ्रेजेस यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ हो गई, तो इससे भी बहुत कभी-कभी पूछा जाता है, कभी-कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है? लेकिन ये आपसे पंक्चुएशन पूछा जाएगा, एक्टिव पैसिव 100% पूछा जाएगा, टेंस से 100% पूछा जाएगा और इससे भी 100% पूछा जाएगा, इससे कभी-कभी पूछा जाएगा, कभी-कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इन दोनों से कभी-कभी पूछा जाता है, कभी-कभी नहीं पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है? ये पूरे मैंने आपको पाँचों यूनिट्स बता दिए, उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स वगैरह बता दिए और इन सारी चीज़ों को पीडीएफ विद सॉल्यूशन के साथ ई-बुक इसका भी आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और सारी चीज़ों को फ्री में प्राप्त कर लीजिए और इसका वीडियो लेक्चर्स भी आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा कि हाँ, आपको नोटिस वगैरह इसका विशेष करके ये आपको इसका वीडियो लेक्चर ज़रूर देखना है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। आपको सिंपल सरल और आसान भाषा में मैंने आपको सारी चीज़ों को समझाया है, सारी चीज़ों को बताया है कि हाँ, आपका सीवी राइटिंग क्या होता है, कैसे लिखना होता है, इसका डेफिनिशन क्या है, कैसे लिखना होता है, कवरिंग लेटर क्या होता है, आपका रिज्यूम क्या होता है, नोटिस क्या होता है। नोटिस और आपका ये आपका लेटर हो गया और फिर आपका यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग हो गया। इन तीनों को विशेष करके ज़रूर देखना है और ये पूछा जाएगा आपसे 5 से 7 नंबर में, तो इसका ख़्याल आपको ज़रूर रखना है। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।